नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली बाय प्रसेनजीत पॉल इस बुक के चैप्टर 5 की समरी देखने वाले हैं। अब तक हमने पहले 4 चैप्टर की समरी देखी है। आप इसे समरी या फिर एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखे तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज 5 नंबर का टॉपिक है और अब तक का मुझे सबसे डिफिकल्ट ये टॉपिक लगा है। पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई है। मतलब पहले जो 4 चैप्टर थे वो इजी थे, यह चैप्टर काफी डिफिकल्ट था, लेकिन आपको मैं बहुत आसान भाषा में ही समझाने वाला हूँ और आखिरी में सिर्फ 2 लाइन में इस चैप्टर की समरी करने वाला हूँ। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम है वैल्यूएशन इट मैटर्स मच और पहले टॉपिक का नाम है Why valuation is an important consideration। मतलब पहला टॉपिक है वैल्यूएशन क्यों जरूरी होता है। यह समझाने के लिए ऑथर हमें 2 एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला है इन्फोसिस का। ऑथर के हिसाब से अगर 2000 में आपने इन्फोसिस में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो अगले 6 साल तक यानी 2006 तक आपको निगेटिव रिटर्न मिलता। ठीक वैसा ही हाल L&T का भी था और उसी दौरान इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रोथ रेवेन्यू में की थी और 9 टाइम्स ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी हुई थी और डेब्ट फ्री स्टेटस भी मेंटेन हुआ था, मैनेजमेंट भी अच्छा था। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इन्फोसिस ने अगले 6 साल तक निगेटिव रिटर्न दिया। तो ऑथर कहते हैं आप इसे जस्टिफाई कैसे करोगे। मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, डेब्ट फ्री भी स्टेटस मेंटेन किया है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, फिर भी नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रहे हैं। आप इसका आंसर क्या दोगे, ऐसा ऑथर सवाल पूछते हैं। और इसका जवाब है कंपनी की ओवर प्राइस में या फिर ओवर वैल्यूएशन में। 2000 के समय इन्फोसिस का पीई रेशियो 100 प्लस था, इसी वजह से बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो गया था। मतलब उस समय इन्फोसिस काफी ज्यादा ओवर प्राइस हुआ था और इसी वजह से 2000 से लेकर 2006 तक इन्फोसिस को प्राइस एडजस्ट करने में टाइम गया और इसी वजह से निगेटिव रिटर्न मिला। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है तो पहली स्टेप हो गई मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करना, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा है। और ऑथर के हिसाब से दूसरी सबसे जरूरी स्टेप होती है कि आपको सही प्राइस पर खरीदना चाहिए। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ओवर प्राइस या फिर ओवर वैल्यूएशन पर स्टॉक खरीदते हो तो आपको लॉस ही होगा, ऐसा ऑथर का कहना है। मतलब कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो प्रॉफिट में हो, डेब्ट फ्री भी हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन अगर आप हाई प्राइस पर खरीदते हो तो आपको 100% नुकसान होगा, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ऑथर के हिसाब से अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनना है तो सबसे पहले आपको ग्रेट कंपनी में बाय करना चाहिए और दूसरी स्टेप होती है सही प्राइस पर खरीदना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन सकते हो। तो अब आपको भी जवाब मिल गया होगा इन्फोसिस ने नेगेटिव रिटर्न क्यों दिया सब कुछ सही होने के बावजूद, क्योंकि आपने हाई प्राइस पर खरीदा था। तो अब सेकंड टॉपिक हमारा शुरू होता है कॉमन वैल्यूएशन टूल्स। मतलब नाम से ही पता चलता है टॉपिक 2 में हम कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसके क्या टूल्स होते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है या फिर सबसे पहला टूल है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे पीई रेशियो भी कहते हैं। यह टर्म आपने जरूर सुनी होगी, बहुत ही कॉमन टर्म है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। तो पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीई रेशियो इज इक्वल टू करंट मार्केट रेट डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मतलब अभी जो प्राइस चल रही है उससे अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाता है, तब आपको पीई रेशियो मिल जाता है। पी रेशियो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको इसका इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि हर किसी फाइनेंशियल वेबसाइट पर आपको पी रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिलता है। जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा है कि आपको एग्जाम की तैयारी तो करनी नहीं है, लेकिन तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, सिर्फ इतना ही आपको समझना है। डेफिनेशन को छोड़ दो, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। पी का मतलब होता है 1 रुपए प्रॉफिट के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हो। मान लो किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 है तो आप 1 रुपए प्रॉफिट करने के लिए 20 रुपए देने को तैयार हो। ठीक उसी तरह अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 10 है तो आप 10 रुपए दे रहे हो 1 रुपए प्रॉफिट करने के लिए। तो इस एग्जांपल से ही आप समझ सकते हो दोनों में से कौन सा बेहतर हो सकता है। मतलब जितना कम पीई रेशियो होता है उसे अच्छा माना जाता है। मतलब इन जनरल अगर पीई रेशियो कम है तो उसे अच्छा
माना जाता है। पीई रेशियो कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेलिंग पीई रेशियो, एक होता है फॉरवर्ड पीई रेशियो। ट्रेलिंग पीई रेशियो में अर्निंग पर शेयर पिछले 4 क्वार्टर्स का कंसिडर किया जाता है और फॉरवर्ड पीई रेशियो में अर्निंग पर शेयर आने वाले या फ्यूचर 4 क्वार्टर्स का कंसिडर किया जाता है। आगे ऑथर बताते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आइसोलेशन में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है, मतलब सिर्फ पीई रेशियो को देखकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आप अदर फैक्टर से इसे कंपेयर कर सकते हो तभी यह यूजफुल साबित हो सकता है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो पीई रेशियो का बेस्ट यूज क्या होता है यह आगे समझा है। तो सबसे पहला यूज या फिर बेस्ट यूज होता है कंपेयर विद इट्स हिस्टोरिकल एवरेज, मतलब पास्ट के कंपैरिजन में आप पीई रेशियो का बेस्ट यूज कर सकते हो। मान लो पिछले 5 सालों से किसी कंपनी का 25 ऑन एन एवरेज रेशियो चल रहा है, लेकिन इस साल वह 20 के आसपास चल रहा है, तो पिछले 5 साल की तुलना में इस वक्त पी रेशियो कम है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आप कह सकते हो। इसके लिए ऑथर ने हमें एक एग्जांपल दिया है जो कि यस बैंक का है। ऑथर के हिसाब से 2008 से 2013 के बीच यस बैंक का पीई रेशियो 14 के आसपास था, लेकिन 2011 में इसका पीई रेशियो 9 हो गया था और शेयर प्राइस थी 250 रुपए। तो जैसा मैंने कहा था कि पिछले 5 साल में अगर किसी वक्त पीई रेशियो कम है तो वह अपॉर्चुनिटी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक उसी तरह जिन भी लोगों ने इस बैंक में इन्वेस्ट किया पीई रेशियो देखकर अगले साल तक उनको 100% रिटर्न मिल गया। तो पीई रेशियो का यह बेस्ट यूज माना गया है। दूसरा पॉइंट है कंपेयर विद इट्स इंडस्ट्री पीयर्स, मतलब किसी भी कंपनी के जो कंपेटिटर है या उसी इंडस्ट्री के बाकी कंपनियों से आपको कंपेयर करना है। अगर बाकी कंपनियों के तुलना में अगर किसी कंपनी का पीई कम होता है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि दूसरी कंपनी का हो सकता है कि मार्केट कैप अलग हो, मैनेजमेंट अलग हो, वो लॉस में चल रही हो, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन बाकी अदर फैक्टर सेम रख के सिर्फ पीई रेशियो के हिसाब से डिसीजन लेना है तो जिस भी कंपनी का पीई कम होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है कंपेयर विद द ब्रॉडर मार्केट, मतलब किसी कंपनी का पीई आप सेंसेक्स से भी कंपेयर कर सकते हो और यह तब अच्छा वर्क करता है जब वो कंपनी सेंसेक्स से अंदर कंसिडर की जाती हो, तब बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे ऑथर बताते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से भी वैल्यूएशन अलग हो सकता है। एग्जांपल के लिए अगर किसी लार्ज कैप फार्मा स्टॉक का पीई 30 है तो उसे चीप माना जाएगा, और वही अगर किसी स्मॉल कैप फार्मा का पीई 20 है तो उसे एक्सपेंसिव माना जाता है। मतलब मार्केट कैप के हिसाब से भी पीई रेशियो का इंपॉर्टेंस बदल जाता है। अगला पॉइंट है व्हाट ड्राइव्स पीई, मतलब पीई कैसे डिसाइड होता है या कम ज्यादा कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई ग्रोथ कमांड्स हायर पीई। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका पीई हाई होने वाला है, क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी में भरोसा है या आपको लगता है यह फ्यूचर में अच्छा करने वाली है तो आप जाहिर सी बात है कि हाई पीई होने के बावजूद भी आप उसे खरीद लोगे। तो जो भी कंपनी ज्यादा ग्रो करती है उसका पीई लगभग हाई ही होता है, ऐसा ऑथर का कहना है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस मॉडल, कैश इज द किंग, ऐसा ऑथर कहते हैं। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करती है और डेली रिक्वायरमेंट्स अपने कैश से ही पूरे करते हैं तो उसका पीई हाई होता है, जैसे आईटीसी का पीई हमेशा 30 के आसपास होता है। और वही अगर कोई कंपनी अपने डे टू डे खर्चे कर्जा उठाकर लेती है या फिर बहुत ज्यादा लोन होता है तो उसका पीई हमेशा कम होता है, जैसा कि L&T का। तो ये दो ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से पीई कम या ज्यादा हो सकता है। अगले पॉइंट में ड्रॉबैक ऑफ पीई रेशियो ऑथर हमें बताते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है अकाउंटिंग ट्रिक्स। कोई भी कंपनी अकाउंट्स में हेराफेरी कर पीई रेशियो मैनेज कर सकती है, इसलिए आप पीई रेशियो को देखकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा ऑथर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वन टाइम इनकम और चार्जेस, मतलब कंपनी ने अगर वन टाइम में कोई प्रॉफिट कमा लिया है या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए तो उस हिसाब से भी पीई रेशियो मैनेज या फिर बहुत ज्यादा बदल सकता है। अगर किसी कंपनी ने अपने कोई एसेट बेच दिए तो इससे पीई रेशियो पर फर्क पड़ता है, या फिर बहुत ज्यादा खर्चे किए या फिर नई मशीनरीज खरीद ली तो इससे भी पीई रेशियो पर असर पड़ता है। तो वन टाइम जो एक्सपेंसेस या फिर चार्जेस होते हैं उसका हिसाब इनकम स्टेटमेंट की फुटनोट्स में लिखे होते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। तीसरा पॉइंट है साइक्लिकल फर्म्स। ऐसे कई सारे कंपनियां होती है जिनका रिवेन्यू या फिर सेल्स
कुछ सीजन में बढ़ता है और बाद में घटता है। जैसे कि ऑटो या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनका रेशियो हमेशा साइक्लिकल, कभी ज्यादा या कम हो सकता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। मतलब वो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन साइक्लिकल फर्म होने की वजह से उनका पी हमेशा कम ज्यादा होते रहता है। तो ऑथर के हिसाब से ये 3 ड्रॉबैक होते हैं। तो ओवरऑल ऑथर कहते हैं कि कुछ ड्रॉबैक होने के बावजूद भी पीई रेशियो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और अगर आप उसे पास्ट के कंपैरिजन में कंपेयर करते हो तो 100% आपको एक डेफिनेट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा ऑथर का कहना है। अगला पॉइंट है प्राइस टू सेल्स रेशियो। इसका आसान सा मतलब होता है कंपनी का मार्केट कैप क्या है उसे डिवाइड करना है टोटल रेवेन्यू से या फिर सेल्स पर शेयर से। इस रेशियो से इन्वेस्टर यह समझ सकते हैं कि ये रेशियो जितना कम होगा उतना स्टॉक को अंडर वैल्यूड माना जाता है, और जितना ज्यादा होगा ओवर वैल्यूड माना जाता है। बस इतना सा मीनिंग होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब इसके मेन एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है टोटल रेवेन्यू ज्यादा मैनेज नहीं किया जा सकता, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है पीएस रेशियो का। मतलब पी रेशियो जैसे मैनिपुलेट किया जाता है वैसे पीएस रेशियो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है सेल्स आर लेस वोलेटाइल। मान लो कोई कंपनी अगर महीने में 1000 सेल्स करती है तो हर महीने वह कम ज्यादा 1000 के आसपास ही सेल्स कर सकती है, इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आ सकती। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा सेल्स कर रही है इसका मतलब वो प्रॉफिटेबल है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन उसी के साथ आपका लॉस भी बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सेल्स को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ऐसा ऑथर का कहना है। दूसरा ड्रॉबैक है नेट प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है तो उसमें पीएस रेशियो ज्यादा आता है, और जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है उसका रेशियो कम आता है। तो पीएस रेशियो डिसाइड करने से पहले आपको इंडस्ट्री चेक करना पड़ता है, क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है उसका पीएस रेशियो हाई होता है, ऐसा ऑथर का कहना है। पीएस रेशियो का बेस्ट यूज होता है साइक्लिकल इंडस्ट्री को एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि ऑटो, सीमेंट, स्टील। मतलब ये कुछ साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है जिसका सेल्स या प्रॉफिट कुछ महीने में बढ़ता है, तो वह कैलकुलेट करने में पीएस रेशियो काफी यूजफुल माना जाता है। अगला पॉइंट है प्राइस टू बुक रेशियो या फिर पीबी रेशियो। पीबी रेशियो में स्टॉक प्राइस का कंपैरिजन होता है बुक वैल्यू पर शेयर से। अब इसको नेटवर्थ भी कहा जाता है। पीबी रेशियो का आसान सा मतलब होता है अगर कोई कंपनी आज ही बेची जाती है तो हर एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिल सकते हैं, उसे पीबी रेशियो कहते हैं। और यह रेशियो बैंकिंग, स्टॉक्स और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जैसे कि इंफ्रा या पावर के लिए काफी यूजफुल माना जाता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। जैसे यह सर्विस सेक्टर के लिए यूजफुल नहीं होता, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज, क्योंकि उनकी ज्यादातर वेल्थ जो बनती है वह ब्रांड नेम, डेटाबेस, मतलब इनटेंजिबल एसेट से उनकी वेल्थ बनती है, तो उसमें यह ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। तो ऑथर के हिसाब से अगर आप पीबी रेशियो को रिटर्न ऑन इक्विटी से कंपेयर करते हो तो यह यूजफुल होता है। मतलब जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा तो उतना ही पीबी रेशियो भी ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है तो पीबी रेशियो भी हाई एक्सेप्टेबल होता है। तो फाइनल वर्ड्स में ऑथर कहते हैं कि लाइक अदर रेशियो, मतलब जैसे बाकी के रेशियो के लिए कुछ फायदे कुछ नुकसान है, ठीक उसी तरह पीबी रेशियो के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। यह काफी यूजफुल होता है बैंकिंग सेक्टर्स या स्टॉक्स के लिए, और सर्विस सेक्टर में इसका कुछ यूज नहीं होता है। और जितना कम रेशियो होगा उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो दोस्तों हमने 3 रेशियो देखे हैं, पी रेशियो, पीएस रेशियो एंड पीबी रेशियो। तो अगर आपको इन रेशियो में कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक एक रेशियो पर अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे हमारी सीरीज 1000 डेज की सीरीज चल रही है, हर दिन एक टर्म सीखते हैं, ठीक उसमें हम एक एक रेशियो को समझेंगे, वो भी अच्छे से डिटेल में। अभी के लिए बुक में जितने पॉइंट्स दिए हैं मैं सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए, अलग से उन पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड टॉपिक शुरू होता है मिसकंसेप्शन अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, जिसमें इन्वेस्टर्स के 2 मिसकंसेप्शन या फिर गलतफहमी को ऑथर ने बताया। सबसे पहली गलतफहमी होती है जो स्टॉक कम कीमत पर मिलता है वह चीप होता है, और जो स्टॉक बहुत ज्यादा कीमत पर मिलता है वह महंगा होता है। यह गलतफहमी हर नए इन्वेस्टर्स के मन में होती है, ऐसा ऑथर का कहना है। और इसके लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है। ऑथर कहते हैं कि 2013 में मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया था जिसकी वैल्यू 1200 रुपए थी। जैसे ही मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किया काफी सारे लोग मुझे बोलने लगे कि 1200 रुपए का स्टॉक सस्ता कैसे हो सकता है या फिर अच्छा कैसे हो सकता है, 1200 रुपए का स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न कैसे दे सकता है, इस तरीके के सवाल ऑथर को पूछने लगे। लेकिन ठीक 1 साल बाद जो 1200
का शेयर था वो पहुंच गया 2300 रुपए तक, मतलब लगभग डबल हो गया। और यह एग्जांपल देकर ऑथर हमें समझाते हैं कि हर कम कीमत पर मिलने वाला स्टॉक या फिर चीज सस्ती नहीं होती, वो कई बार महंगी पड़ सकती है। मान लो आपने 10 रुपए का स्टॉक खरीदा, आप सोचते हो कि 10 का 100 रुपए हो गया तो मुझे 10 टाइम्स प्रॉफिट होगा, लेकिन 10 रुपए का 0 भी हो सकता है। और जितने भी कम कीमत के स्टॉक्स होते हैं, कई बार उसमें यही सिनेरियो होता है। इसके लिए ऑथर ने कई सारे एग्जांपल आगे भी दिए हैं, जैसे कि पेज इंडस्ट्री 2010 में 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी और 2014 में उसकी कीमत 7000 हो गई, मतलब 4 साल में 7 टाइम्स बढ़ गया वो स्टॉक। मतलब 1000 रुपए में लेने के बावजूद भी वह 7 टाइम्स बढ़ा। दूसरा एग्जांपल एमआरएफ का भी दिया है। तो ये सब एग्जांपल से ऑथर सिर्फ यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टॉक सस्ते मिल रहे होते हैं हमेशा वह अच्छे नहीं होते हैं, और जो स्टॉक ज्यादा कीमत पर मिल रहे हैं वह खराब नहीं होते, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ओवरऑल इस पॉइंट में ऑथर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी स्टॉक की प्राइस देखकर आप यह नहीं समझ सकते हो कि वह सस्ता है या महंगा है। कोई स्टॉक अगर 10 रुपए का है तो वह 0 हो सकता है, अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए का है तो वह 7000 तक भी बढ़ता है। मतलब वैल्यूएशन को देखकर खरीदना चाहिए, ना कि प्राइस को देखकर खरीदना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। दूसरी गलतफहमी जो हर किसी को होती है वो ये होती है कि पीई रेशियो अगर कम होगा तो उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, या बहुत सारे नए लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा एक ही चीज देखते हैं, जिस भी कंपनी का पी रेशियो कम होगा उसमें इन्वेस्ट करना है, और उसे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग समझते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, या फिर अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ऑथर भी शुरुआत के दिनों में ऐसा ही करते हैं। हर बार वह लो पी देखते थे, लो पीबी रेशियो देखते थे और हाई डिविडेंड यील्ड देखते थे। मतलब जो भी कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है और जिस भी कंपनी का पीबी एंड पी रेशियो कम है और उसमें इन्वेस्ट करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ऑथर की समझ में आ गया कि यह वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन का डायरेक्टली संबंध फ्यूचर ग्रोथ से होता है। अगर किसी कंपनी को बहुत ज्यादा गारंटी है हमारी कंपनी अच्छा करेगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका रेशियो हाई होने वाला है। इसीलिए सिर्फ कम पी या पीबी रेशियो है यह देखकर आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। क्योंकि कोई बिजनेस अगर सच में अच्छा है तो लोग ज्यादा प्रीमियम देने में हिचकिचाते नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। इसके लिए एग्जांपल दिया है आईफोन का। अब आईफोन में जितने फीचर मिलते हैं ठीक उतने ही फीचर किसी भी ओप्पो, वीवो या रियलमी के मोबाइल में 15 से 20 हजार में आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप आईफोन क्यों खरीदते हो? ठीक उसी तरह अगर किसी कंपनी का पी रेशियो हाई होता है तब भी वह कंपनी अच्छी मानी जाती है, तो आपको वैल्यूएशन देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। अब टॉपिक 4 शुरू होता है जिसका नाम है वैल्यूएशन टेक्निक एंड देयर ड्रॉबैक। वैल्यूएशन की कई सारी टेक्निक है, लेकिन ऑथर ने एक मेथड बताई है जिसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का सिंपल सा मतलब होता है कंपनी के आज की कंडीशन के हिसाब से फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है यह निकालना, इसे ही डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं। डिस्काउंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जो वैल्यू है वो फ्यूचर में कम हो सकती है। मान लो आपके पास आज 3000 रुपए है, तो फ्यूचर में उस 3000 की वैल्यू 3000 नहीं रहती है, मतलब इन्फ्लेशन वो मिला के वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए डिस्काउंटेड यूज किया है। मतलब किसी कंपनी की वैल्यू डिस्काउंटेड मेथड में आज के हिसाब से ज्यादा हो रही है तो अच्छी मानी जाती है। तो आगे ऑथर बताते हैं कि कोई भी मेथड क्यों यूजफुल नहीं होती है। ऑथर के हिसाब से बिजनेस वर्ल्ड काफी ज्यादा डायनामिक होता है और आप किसी भी कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हर साल कई सारी नई चीजें आ रही है। आज जो कंपनी प्रॉफिट में है हो सकता है 1-2 साल बाद वो निगेटिव में जाए, ऐसा ऑथर का कहना है। इसलिए कोई भी मेथड यूजफुल नहीं होती है। ओवरऑल इस पॉइंट में ऑथर ने सिर्फ इतनी ही बात बताई है। इसके लिए ऑथर ने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन उसमें इस पॉइंट को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा खुद ऑथर ने कहा है। कई सारी मेथड होती है लेकिन ये किसी काम की नहीं है ऑथर के हिसाब से, इसलिए उन्होंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है। तो ओवरऑल आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल टर्म है। अगले पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि व्हाई वैल्यूएशन मेथड फेल्स, मतलब जितने भी वैल्यूएशन निकालने की मेथड होती है वो फेल क्यों होती है। ऑथर के हिसाब से वैल्यूएशन एक आर्ट है, ना कि साइंस है। आप कोई फॉर्मूला लगा लो और आपने कैलकुलेट किया, ऐसा वैल्यूएशन में नहीं होता है। ये एक आर्ट है और यह सीखने में आपको काफी टाइम लग सकता है। इसे आपको मास्टर करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो। क्योंकि वैल्यूएशन में आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो और जो इनपुट दिए हैं उसमें जरा सी भी एरर आ गई
तो आपका पूरा वैल्यूएशन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए ओवर द टाइम आप ये सीख सकते हो, मास्टर कर सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। तो अब सारी मेथड फेल जा रही है तो क्या करना चाहिए, और इसका जवाब ऑथर ने हमें 5वें नंबर के टॉपिक में दिया है, जिसका नाम है इजीएस्ट वे टू जज वैल्यूएशन। तो इस पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि जितने भी वैल्यूएशन टेक्निक या टूल्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं या फिर हमेशा फेल हो जाते हैं, लेकिन मेरा तो काम यही है कि मैं बहुत ही ज्यादा आसान करके आपको बताऊं, ऐसा ऑथर कहते हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 पैरामीटर दिए हैं। सबसे पहला पैरामीटर है हिस्टोरिकल एवरेज एंड दूसरा है पीई विद एवरेज ग्रोथ रेट। तो इन 2 पैरामीटर से आप आसानी से चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन, ऐसा ऑथर कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल एवरेज। पहले ही हमने यस बैंक का उदाहरण लेके डिस्कस किया है, ठीक उसी तरह अगर आपको किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन देखना है तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको चेक करना है। उसमें पीई अगर कम है 5 साल के एवरेज में तो वह अच्छा माना जाएगा। अगर किसी कंपनी का पी ज्यादा है पिछले 5 साल के एवरेज से तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ऑथर के हिसाब से सबसे पहला और बेस्ट वैल्यूएशन टूल यही है कि हिस्टोरिकल डेटा आपको चेक करना है। और दूसरा पॉइंट है कंपेयर पी विद एवरेज ग्रोथ रेट। इसमें एक और रेशियो आता है जिसका नाम है पीईजी या फिर पेग या फिर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेट। इसका आसान सा फॉर्मूला होता है पीईजी रेशियो इज इक्वल टू पीई रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट या फिर अर्निंग पर शेयर। मतलब पीई रेशियो को डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर से, फिर आपको पीईजी रेशियो मिल जाएगा। आसान भाषा में पीईजी रेशियो का मतलब बताओ तो ऐसा होता है कि फ्यूचर में कंपनी कैसा ग्रो करने वाली है, उसके हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यह हमें बताता है पीईजी रेशियो। बस इतना सा आसान सा मतलब पीईजी रेशियो का होता है। तो पी रेशियो क्या होता है यह तो समझ में आ गया होगा। अब इसका मीनिंग समझते हैं। अगर किसी कंपनी का रेशियो 0.5 से कम है तो उस कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाएगा। अगर किसी कंपनी का रेशियो 0.5 से लेकर 1 के बीच में है तो उसे रीजनेबल प्राइस माना जाएगा या फिर ठीक ठाक प्राइस है, आप अभी भी खरीद सकते हो, ऐसा माना जाएगा। अगर किसी कंपनी का रेशियो 1 से 2 के बीच में है तो उसे फेयर प्राइस माना जाता है। मतलब एक लेवल तक स्टॉक पहुंच गया है, अब आपको इसमें एंट्री करना है या नहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा या फिर आपको एनालाइज करके सोचना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 2% से ज्यादा है तो उसमें एंट्री नहीं करना है, अगर आप या फिर उस कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो ओवरऑल ऑथर ने हमें 2 पैरामीटर दिए हैं। सबसे पहला है हिस्टोरिकल डेटा चेक करने का और दूसरा है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो जैसा मैंने अभी इनपुट दिए है उसके हिसाब से अगर रेशियो है तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ऑथर ने जो ये मेथड बताई है उसके कुछ ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन है जो भी बिजनेस लॉस कर रहा है ऐसे बिजनेस में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ जो भी बिजनेस प्रॉफिट कर रहे हैं कि उसी का हम पीईजी रेशियो निकाल सकते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। और ऑथर आगे बताते हैं कि जब 5000 कंपनियां अवेलेबल है तो आपको जो लॉस कर रहे हैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करना है, जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करो, और वो भी कब, जब रेशियो देखकर, ऐसा ऑथर का कहना है। अब अगले पॉइंट में ऑथर इस मेथड के एडवांटेज बताते हैं। जैसा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या फिर एसेट वैल्यूएशन मेथड है उसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या फिर वो मेथड इजी नहीं है, फिर भी आप एग्जैक्टली वैल्यूएशन पता नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑथर से हिसाब से अगर ये जो 2 पैरामीटर ऑथर ने बताए हो उसका सही से इस्तेमाल करते हो तो यकीनन आप वैल्यूएशन पता कर सकते हो। और जैसा कि पहले ऑथर ने कहा था कि ये एक आर्ट है, साइंस नहीं है, तो आपको आर्ट सीखने के लिए कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम एंड एनर्जी देना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो, ऐसा ऑथर ने कहा है। अगर आपके अंदर आग लगी हुई है किसी भी तरह से वैल्यूएशन सीखने की तो आप यकीनन मास्टर बन सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। तो फाइनल वर्ड्स में ऑथर हमें बताते हैं डिसिप्लिन प्रैक्टिस टाइम एंड एनर्जी के साथ आप यह आर्ट मास्टर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी डिग्री या प्रोफेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर को मैं सिर्फ 2 लाइन में समराइज करूं तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको वैल्यूएशन पता करना है। वैल्यूएशन पता करने के लिए आपको पास्ट रिकॉर्ड चेक करना है और इसमें सबसे 2 जरूरी पैरामीटर्स देखने हैं। सबसे पहला है पी रेशियो एंड दूसरा है पीईजी रेशियो। जब किसी कंपनी का पीई रेशियो लो होता है, लो पीबी रेशियो होता है एंड पीईजी रेशियो 1 से कम होता है, उसमें एंट्री अच्छी मानी जाती है या फिर वह अंडर वैल्यूड माना जाता है। लेकिन किसी कंपनी का
बहुत ज्यादा पी रेशियो हाई है और पीईजी रेशियो भी 2 से ज्यादा है, तो उस कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है। इस बुक के जो पहले चैप्टर थे वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड थे या फिर जरूरी बातें बताई थी, लेकिन इस चैप्टर में काफी ज्यादा रेशियो है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब समझाने के लिए आपको समझना बहुत कम है, लेकिन चैप्टर में बहुत ज्यादा बातें दी है, ऐसा कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है। तो मैंने जितना हो सके उतनी आसान भाषा में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाता हूँ। और इसी तरीके से पूरा शेयर मार्केट सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।